तो अब एक बार ये वाला सेट करो, इसमें बड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एक। तो एक बार इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ मेज। और इसके डेटा को ना एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले। बेशक से भाई 15 20 30 सेकंड एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करनी पड़े। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ मेरे बताने से पहले आपने एक बार इसको पक्का ट्राई कर लिया होगा, तभी आपको असली फर्क दिखेगा। ठीक है, द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ मेज, मेज यानी कि मक्का, बाई 5 डिफरेंट स्टेट्स एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, हमारे सामने 5 अलग अलग स्टेट हैं। तो हर एक स्टेट के अंदर हम स्टेट एच को ले लेते हैं, इस वाले स्टेट को। तो ये जो स्टेट है भाई, ये कुछ ना कुछ फसलें उगाता होगा ना। तो ये जितनी भी फसलें उगाता है, जितनी भी इसकी प्रोडक्शन है, उसका जितनी भी ये फसलें उगाता है उसका 32% ये मक्का उगाता है। ठीक है, ईच स्टेट प्रोड्यूसेस ओनली मेज एंड राइस। हर एक स्टेट जो है सिर्फ 2 चीजें उगाता है, या तो मेज या राइस। तो अगर इसने 32% मेज उगाया है तो इसने राइस कितना उगाया है? तो इसने राइस उगाया है जितनी भी इसकी प्रोडक्शन थी स्टेट की, जितनी भी 10 किलो 20 किलो 30 किलो जितनी भी हो, उसमें से 32% मक्का उगाई गई है और उसमें से 68% उसका जो भी बनता है उसना उतना चावल उगाया गया है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइस, R1 R2 एंड R3। और ये इसने जितना भी चावल उगाया गया है इसके अंदर 3 तरह के चावल हैं, R1 राइस 1 राइस 2 राइस 3। ठीक है, द टेबल ऑल्सो शोज द R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन। ध्यान से फिर से देखो, द टेबल ऑल्सो शोज R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन। कि टोटल उसने जितना भी चावल उगाया है, टोटल उसने जितना भी चावल उगाया है उसमें से R1 टाइप का राइस कितने % उगाया है, टेबल ये भी बता रहा है। ठीक है, यहां पर जितने भी चावल हो, मान लो इतने चावल हैं जितना मैंने डिब्बा ये खींचा है, इसका 60% जितना ही बनता है। जितने भी किलो चावल उगाए गए, जितने भी टन उगाए गए, उसका 60% जितना भी बनता है उतने चावल, उसका 60% क्या है? R1 टाइप के राइस। तो बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 40%। जितने भी चावल उगाए उसका 40% R2 और R3 टाइप के राइस। स्टेट एच की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन एंड द रेशियो ऑफ R2 एंड R3 टाइप ऑफ राइस। तो R2 और R3 जो राइस उसने प्रोड्यूस किए हैं वो किस रेशियो में प्रोड्यूस किए हैं ये भी बता रहा है। यानी कि स्टेट एच की बात हम कर रहे हैं कि उसने R2 और R3 राइस जो है वो कितना उगाया है, वो उसने उगाया 40%। ठीक है, एक बार मैं ये चीज़ आपके लिए निकालूंगा जब ये डाटा आगे मिल जाएगा उससे। टोटल प्रोडक्शन बाय ईच स्टेट इज दिस। और हर एक स्टेट ने कितनी प्रोडक्शन की है? हर एक स्टेट ने इतनी प्रोडक्शन की है, इतने किलो की होगी या जो भी की है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 6.25 लाख इतनी प्रोडक्शन की है हर एक स्टेट ने। अब देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेट एच ने जो R3 टाइप के राइस उगाए हैं वो कितने हैं। देखो हर एक स्टेट ने कितनी प्रोडक्शन की है? हर एक स्टेट ने प्रोडक्शन की है 6.25 लाख की। ठीक है, तो इतने लाख किलो अनाज उगाया है, इसमें से 32% तो इसने मेज उगाया है, इसका 32% जितना भी होता है, तो इसका 68% जितना भी होता है उतना इसने क्या उगाया? उतने इसने चावल उगाए हैं, तीनों तरह के चावल, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों तरह के चावल। इसका जो भी 68% है उसमें तीनों तरह के चावल आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आ गए भाई टोटल राइस। अब टोटल इसने जितने भी राइस उगाए हैं टोटल, उसमें से 60% तो R1 टाइप के राइस है। तो बाकी का 40% क्या हो गया? बाकी का 40% हो गया R2 और R3 टाइप के राइस। क्लियर है? R2 और R3 कितने हो गए? बाकी के 40%। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसका 40% निकाल रहा हूं। यानी कि अब हमारे सामने क्या है? अब हमारे सामने है R2 प्लस R3 राइस की प्रोडक्शन। जितने भी इसने चावल उगाए थे उसका मैंने 40% निकाल लिया, तो R2 और R3 की प्रोडक्शन आ गई। अब R2 और R3 की टोटल जितनी भी प्रोडक्शन है,
अगर मैं उसको, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं उसको 6 + 11 17 हिस्सों में बांटूं तो 6 हिस्से R2 राइस के हैं, 11 हिस्से R3 राइस के हैं। और मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको R3 की दिखाऊंगा, तो यानी कि 11/17। ये लो भाई, ये आ गए अपने R3 टाइप के राइस जो स्टेट H ने प्रोड्यूस करे हैं, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर तो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन लाइक ऐसे लिख के बता दी। अदरवाइज अगर आपको परसेंटेज में ये देखना है, स्टार्टिंग से अब तक हम सिर्फ परसेंटेज में डील करते आए हैं। एग्जैक्ट कितने लीटर दूध है वो हम बाद में निकालते आए हैं, एग्जैक्ट कितने बल्ले प्रोड्यूस किए वो हम बाद में निकालते आए हैं। तो अगर उस फॉर्म में देखना है तो स्टेट एच की जो टोटल प्रोडक्शन है वो 6.25 लाख है, तो जो भी परसेंटेज होएगी वो 6.25 लाख की होएगी। अब देखो, अब मैं आपको R2 टाइप के राइस बताता हूँ कि कितने हैं। देखो, स्टेट एच की जितनी भी प्रोडक्शन है उसमें से 68%, उसका 68% यानी कि किसका 68%, 6.25 लाख का टोटल राइस है। और अगर मैं उसका 2/5 कर दूं, 2/5 यानी कि 40%, 60% R1 टाइप के राइस हैं, बाकी का 40% R2 + R3 है। तो मैंने सीधा 2/5 कर दिया, एटलीस्ट इतना आपको आना चाहिए, तो यानी कि R2 और R3। तो अब ये R2 + R3 राइस की प्रोडक्शन है, तो इसमें से अगर सिर्फ R2 की निकालनी है तो ये क्या होगा, 6/17। तो 6/17, तो ये क्या है, ये देखो, ये इतने परसेंट ऑफ 6.25 लाख। अगर आपको R2 राइस निकालने हैं तो वो 6.25 लाख के इतने परसेंट हैं, तो उसके परसेंटेज के रूप में भी प्रोड्यूस करना आना चाहिए कि भाई कल को रेशियो पूछे एग्जामिनर, या फिर ये पूछे कि ये यहाँ पर स्टेट एक्स ने ये जो राइस उगाए हैं ये इसका कितना परसेंट है या इसका कितना परसेंट है, ऐसे रेशियो पूछे तो बिना वजह की कैलकुलेशन के आप अच्छी कैलकुलेशन से जल्दी ये चीज़ें बता सकें। तो अब क्वेश्चन करें इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन करोगे तो ये करो अब जरा। What is the difference between the R1 type of rice produced by state X? तो स्टेट X ने जो R1 टाइप के राइस प्रोड्यूस किए हैं एंड R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट H, और स्टेट H ने जो R2 टाइप के राइस प्रोड्यूस किए हैं उनके बीच में डिफरेंस। तो अभी बता देते हैं। देखो, तो हर एक स्टेट ने 6.25 लाख इतने केजी राइस प्रोड्यूस किए हैं, क्लियर है, हर एक स्टेट ने, ये स्टार्टिंग में हमने देख लिया है डाटा। अब देखो, स्टेट एक्स के R1 टाइप के राइस निकालने हैं, स्टेट एक्स ने प्रोड्यूस किए हैं 6.25 लाख का 52% मेज। तो हमने क्या देखना, हमने देखने हैं राइस, तो 100 में से घटाना पड़ेगा 48%। तो ये टोटल राइस आ गए, और इसमें से इसका 60% जो भी बनता है यानी कि 3/5 इसका, ये हो गए भाई R1 टाइप के राइस स्टेट एक्स के, ये वाली वैल्यू हो गई। दूसरी हमने निकाली है स्टेट एच के R2 टाइप के राइस। तो स्टेट एच ने टोटल जो प्रोडक्शन है उसका 68% राइस उगाए हैं, ठीक है, 68%। अब उसमें से 60% R1 टाइप के राइस हैं, लेकिन हमने निकालने हैं कौन से, हमने निकालने हैं जी R2। तो यानी कि R2 और R3, अगर R1 60% है तो बाकी का 40% राइस R2 और R3 होंगे। तो 40% निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, 2/5 से, क्लियर है। तो ये R2 + R3 की प्रोडक्शन आ गई है, लेकिन हमने सिर्फ R2 की निकालनी है, तो 6/17। ये लो भाई, बस इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस बताना, कोई खास बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 17 चौके 68, तो यहाँ पर क्या हो गया 48 × 3/5, और यहाँ पर क्या है 6 चौके 24 दूनी 48/5। देखो यहाँ पर 48/5 × 3 ये वाली सिचुएशन है, और यहाँ पर 48/5 है। तो आप इसको कैसे देख सकते हो, यहाँ पर 48 3 बारी आया है और यहाँ पर 48 सिर्फ एक बारी है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो 48 3 बारी -48 1 बारी, तो 48 कितनी बारी होएगा, 2 बारी, ठीक है। तो ये अब जो भी चीज़ बच गई है ये इनकी कैलकुलेशन के बाद है, ये क्या है कि इतने % ऑफ 6.25 लाख, क्योंकि हर एक स्टेट ने 6.25 लाख इतने की प्रोडक्शन की है। तो चलिए अब 6.25 लाख का इतना % निकाल लेते हैं। 6.25 लाख का 1% क्या है, 6.25 के, यानी कि 6250। 6.25 लाख का 1% इतना है, हमने इतना % निकालना है, बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो चलो भाई, 5 से मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा 125 पर। और जैसे ही आपने 125 देखा तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई कि 125 का मतलब है 5 का क्यूब,
और जैसे ही मुझे 5 दिखता है फिर मैं ये देखता हूं कि क्या मुझे, देखो एक 5 और एक 2 मिलकर 10 बना देते हैं। तो अगर आपको 80 इंटू 5 करना हो या 80 इंटू 6 करना हो तो 6 8 48 और एक जीरो लगा देते हो। तो जब भी आपकी कैलकुलेशन में जीरो होती है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो इसीलिए जब भी मुझे 5 दिखता है तो मैं उसके साथ एक 2 को मिलाने की कोशिश करता हूं कि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 125 का मतलब है, एग्जाम में मैं इसको स्प्लिट नहीं करूंगा, दिमाग में ही देख लूंगा कि 125 मतलब 3 5। तो मैं यहां से देखूंगा कि क्या मेरे पास यहां पर 3 2 हैं, तो 1 2 तो ये रहा। और ये 48 क्या होता है, 48 होता है भाई 16 3 48, यानी कि 2 2 2 2 और 3, 16 3 48। तो देखो ये 3 2, या फिर अगर आपको इसमें दिक्कत हो, देखो 1 2 तो इसको ऑलरेडी दे चुके, हमें इसको 3 2 देने हैं। तो 2 2 का मतलब है 4, तो इसको 12 चौके 48 ऐसे तो ब्रेक कर सकते हो ना, 12 चौके 48। तो जब ये 3 2 वहां पर जाएंगे तो 3 जीरो हो जाएंगी, 1 जीरो ऑलरेडी है। तो 1 2 3 4 जीरो हो गई, और उसके बाद यहां पर बचा क्या, सिर्फ 12 बचा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पी। एज सिंपल एज दैट। एक बार फिर से इसकी कैलकुलेशन करके देखो, बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशन है, ठीक है। और एक्चुअल में टाइम टेकिंग क्वेश्चंस के अमंगस्ट आता है ये एक्चुअल में, ठीक है, और एक्चुअल क्वेश्चन है। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। What is the sum of the total production of maize by state X and T? तो maize by state X and T and the total production of R2 type of rice by state S and R, और R2 type of rice by S and R, इनका हमने सम निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, स्टेट X जो है वो कितनी मेज प्रोड्यूस करता है, 52%। किसकी 52%, 6.25 लाख की। स्टेट टी जो है वो टोटल कितनी मेज प्रोड्यूस करता है, 74%। किसकी 74%, 6.25 लाख की। तो सेम चीज की परसेंटेज है, तो जोड़ो इन दोनों को सीधा। तो 7 और 5 12, 120 और 6 126% ऑफ 6.25 लाख, 6.25 लाख की 126%, ठीक है। तो 6.25 लाख की परसेंटेज है ना, बस इस बात को ध्यान रखो, उसी के परसेंटेज के रूप में हम डील कर रहे हैं। अब R2 टाइप ऑफ राइस बाई एस एंड आर, तो चलिए भाई देखते हैं। तो यानी कि ये, तो स्टेट एस ने 52% मक्का उगाई तो 48% राइस उगाया, तो 48% टोटल राइस उसने 6.25 लाख का 48% उगाया, उसका 55% उसने R1 राइस उगाया। तो यानी कि R2 प्लस R3, 100 में से 55 के 45%। तो 45% कैसे निकालते हैं, 45/100, उसको मैं लिखता हूँ 9/20, 45/100 को, इतना तो आप लिख ही सकते हो। तो ये आ गए R2 प्लस R3 टाइप ऑफ राइस, और हमने निकालने सिर्फ R2, यानी कि टोटल 9 में से 4, यानी कि 4/9। तो ये आ गए स्टेट S द्वारा R2। सिमिलरली स्टेट R द्वारा R2 लिखने में देखो कितना टाइम लगेगा, ये 62 है यानी कि 38, ये 60 है यानी कि 40, 40 यानी कि 2/5, और R2 यानी कि 9/19। तो एक्चुअल में बहुत कम टाइम लगता है जब, अगर मैं किसी को एक्सप्लेन ना करूँ तो। क्लियर है, समझ में आ गया, बस इन चीज़ों को जोड़ना है। तो एग्जामिनर ने कैसी कैलकुलेशन रखी है ये और देख लो जरा आप। 4 5 20, 19 दूनी 38, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 नहीं में 36, 36/5, और यहाँ पर क्या हो गया 48/5, ठीक है। तो 36 और 48 कितने होते हैं भाई, 70 और 14 84/5। तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, 84/5 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 84/5, और 84/5 क्या होता है बताना जरा। 84/5 हो जाएगा 16 5 80, 16.8%। तो ये जो भी कुछ हमने लिखा है ये 6.25 लाख के परसेंटेज के रूप में लिखा है। तो 126 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 142.8% किसका, ऑफ 6.25 लाख। अभी निकाल देते हैं, 142.8 इंटू 6.25 लाख का 1% क्या होएगा, 6.25 के, मतलब कि 6250, उसका 1% मैंने लिया है। तो चलिए भाई, एक के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो 1 0 ये गई। और अब मुझे यहाँ पर पता है 625 को देखकर, मतलब एग्जाम में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि 625 का मतलब है कि हमारे पास 4 5 हैं, ठीक है। तो यहां से जितने भी 2 अवेलेबल हो सकेंगे मैक्सिमम, हम वहां पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि ये 4 से डिविजिबल है, तो मैं 4 से इसको ब्रेक करूंगा।
4 तिये 12, 4 पंजे 20, 4 सात 28। उसके बाद ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 14 से 28 को मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब मैं मन ही मन इसको सिर्फ 25 इंटू 25 ब्रेक करूंगा। तो 1 4 मैं 1 25 को दे दूंगा, 25 चौके 100, तो यहाँ पर 2 जीरो हो गई। उसके बाद 357 को सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 25 साते 175, 17, 25 पंजे 125, 125 और 17 142, 14 कैरी, 25 दिए 75, 75 और 14 89, 892500। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। तो यहाँ पर तो मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। अगर आप एग्जाम में स्ट्रेट अवे इतनी क्लियर थिंकिंग के साथ क्वेश्चन को निकाल पाए तो मैं बता रहा हूँ आप डीआई में नहीं फंसोगे। और कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है कि यहाँ पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। एक्चुअल में कई क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हमें सुपर वुमेन बनकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वुमेन जितना कर लेंगे, वुमेन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है। स्किप करने वाले क्वेश्चन को स्किप करेंगे और करने वाले को करेंगे तो इजीली आप सिलेक्शन पा लोगे। तो चलिए अब एक बार ये वाला क्वेश्चन करो जरा। प्रोडक्शन ऑफ R3 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट एक्स। तो स्टेट एक्स के द्वारा जो R3 टाइप ऑफ राइस की प्रोडक्शन है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ R1 टाइप ऑफ राइस बाय स्टेट एस। तो स्टेट एस के द्वारा जो R1 टाइप ऑफ राइस की प्रोडक्शन है उसका कितने परसेंट है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली का कितना परसेंट है। तो जब हमें ये बताना है कि एक वैल्यू दूसरे की कितने परसेंट है तो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ उनका रेशियो मिल जाए तो भी बात बन जाएगी। तो मैं एक्चुअल में ये नहीं निकालूंगा कि भाई R3 की प्रोडक्शन कितनी है, मैं जस्ट 6.25 लाख की परसेंटेज के रूप में उसको रख लूंगा, ठीक है, सिर्फ रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए मजा करते हैं, सिर्फ परसेंटेज पूछिए। और ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी स्टूडेंट बिना वजह लंबी कैलकुलेशन करता है, ये वाली वैल्यू भी निकालेगा, ये वाली भी वैल्यू निकालेगा, फिर देखेगा वो बड़ी वाली वैल्यू इस बड़ी वाली वैल्यू का कितना परसेंट है, बिना वजह की कैलकुलेशन। अब देखना कम से कम कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो स्टेट एक्स के द्वारा R3 यानी कि ये वाली वैल्यू, तो स्टेट एक्स जो है वो 52% मेज प्रोड्यूस करता है। तो चावल कितने प्रोड्यूस करता है? 48। तो यहाँ पर सिर्फ 48 लिखा मैंने। 48 किसका परसेंटेज है? 6.25 लाख का। अब ये इसने जितने भी चावल प्रोड्यूस किए उसमें से 60% तो R1 टाइप के प्रोड्यूस किए, तो बाकी के R2 प्लस R3 के 40% प्रोड्यूस किए, यानी कि इसका 2/5। क्लियर है मेरे भाई? तो अभी हमें पता चल गया R2 प्लस R3 के बारे में। और जितने भी R2 प्लस R3 प्रोड्यूस किए उसमें से अगर वो टोटल 8 हैं, 8 में से सिर्फ 5 पार्ट R3 के प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि 5/8। तो मैंने ऊपर वाली वैल्यू लिख ली है किसके, किस चीज़ के रूप में? परसेंटेज ऑफ 6.25 लाख। स्टार्टिंग से इसी फॉर्म में हम चीज़ों को लिख रहे हैं डीआई के अंदर। अब मैं लिखूंगा स्टेट एस के द्वारा R1 टाइप के राइस की प्रोडक्शन। तो स्टेट एस ने मक्का कितना उगाया भाई? 52%। तो चावल कितने उगाए होंगे? 48%। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 48% किस चीज़ का? ऑफ 6.25 लाख। तो जितने भी इसने चावल उगाए उसमें से R1 टाइप के राइस जो हैं वो 55% उगाए। तो 55 मतलब कि 55/100, 5 से काटूंगा तो 11/20, तो 20 चला गया ऊपर, ठीक है। तो बस ये बन गई बात। ये रेशियो बताना इसमें क्या ही कैलकुलेशन है। 48 से 48 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 चौके 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5/11। तो हमने क्या बताना है? ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली की कितनी परसेंटेज है। तो आपको पता होना चाहिए नीचे 11 होता है तो ऊपर 9 का टेबल आता है। तो 9 पंजे 45 प्लस 45%, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात? तो मेन मैं आपको ये नहीं सिखाने की कोशिश है मेन कि भाई आपने कैसे आंसर निकालना है, नहीं। हो सकता है आंसर आप किसी और मेथड से, मतलब कि थोड़े से लेंदी मेथड से आप जल्दी जल्दी करके इससे भी जल्दी निकाल लो, नहीं। मतलब थॉट प्रोसेस डेवलप करने की मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपने सोचना है, ठीक है, कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है वो हम क्यों करें, ठीक है। अब ये वाला और करो जरा। A is equal to average of R3 type of rice produced by state HRSX। तो स्टेट HRSX इन चारों स्टेट्स ने जो R3 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस किया है उसकी एवरेज। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि अच्छा
ए की वैल्यू क्या है, इन चारों की वैल्यू निकालूं, डिवाइडेड बाई 4 करूं क्योंकि एवरेज निकालनी है, ठीक है। और बी क्या है, बी है डिफरेंस बिटवीन R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट टी एंड R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट आर, और फिर मैं निकालूं बी माइनस ए। अरे ये तो इतना कैलकुलेटिव हो गया, तो कैलकुलेटिव हो गया, टाइम थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा ये लेगा, लेकिन औरों के लिए भी एग्जैक्टली इसी लेवल का क्वेश्चन है, तो हताश नहीं होना। हो सकता है आप इसको फर्स्ट राउंड में ना करो इस क्वेश्चन को, लेकिन जिस भी राउंड में करो, सेकंड राउंड में करो या थर्ड राउंड में करो, मैं पॉसिबली इसको सेकंड राउंड में करूंगा, तो बड़ी शांति से इत्मीनान से करोगे इसको, तो इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लेगा, ठीक है। और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और लोगों का भी इस क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए फर्स्ट राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या मतलब है कि 1 घंटे के अंदर किसने मैक्सिमम मार्क्स लिए। एग्जामिनर ये नहीं बोलता कि 1 घंटे के अंदर किसने सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन किए, ना, किसने मैक्सिमम मार्क्स लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स का है, इजी भी। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में हम इजी, और इजी का क्या मतलब है, डिफिकल्ट और इजी से मेरा क्या मतलब है कि कम टाइम लेने वाले क्वेश्चन पहले करेंगे। डिफिकल्ट को भी कम टाइम में कर सकते हो तो कर दो, दिक्कत ही क्या है, ठीक है। तो कम टाइम लेने वाले क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में, फिर थोड़े से ज़्यादा टाइम लेने वाले क्वेश्चन सेकंड राउंड में, फिर ऐसे क्वेश्चन भाई जो बहुत ज़्यादा टाइम ले या फिर जिनके ऊपर आपको बैठकर सोचना पड़े। ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं एग्जाम में जिनको वहीं पर बैठ के सोचना पड़ता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कब कर पाते हैं, स्टूडेंट को लगता है कि सर वहाँ पर तो सोचने का टाइम मिलेगा ही नहीं। जब आप फर्स्ट और सेकंड राउंड में अपने ऐसे क्वेश्चन निपटा लोगे जो आपको आते हैं, जब आपकी गुंजाइश खत्म हो जाएगी, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन बचेंगे जिनके ऊपर आपको सोचना है, फिर करोगे क्या, सोचोगे ही, और क्या करोगे, ठीक है। तो अब करें इस क्वेश्चन को, चलो भाई। तो स्टेट HRSX इन सारे स्टेट्स के द्वारा प्रोड्यूस जो R3 टाइप के राइस है उनकी एवरेज तो अभी निकाल देते हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा, यहाँ पर इन्होंने मेज 32 लिखी है तो मैंने चावल लिख दिए 68, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से लिख लेते हैं, तो R1 टाइप के राइस 60 हैं, तो मेरे को सीधा 2/5 नज़र आ रहा है क्योंकि बाकी का 40% R2 + R3 है, और उसमें से मेरे को नज़र आया 11/17। तो इतनी फास्ट तो हम लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप R2 का निकालोगे तो 100 - 62, यहाँ पर मेरे को बोलना पड़ रहा है बस, ये 60 है, 100 में से 60 गए 40%, ये 2 तरह के चावल उगाए होंगे तो 2/5 प्लस 10/19, टोटल 19 में से 10 R3 टाइप के हैं। अब आगे हो गया, ये इंटू होएगा, प्लस 48 इंटू 2/5 इंटू 5/8 प्लस 48 इंटू 9/20, 45 के लिए, इंटू 5/9। बस ये है, इसको 4 से डिवाइड करना है, इस सारे को 4 से डिवाइड भी करना है, एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो चलिए भाई अब कैंसिल आउट करते हैं। 17 चौके 68, 19 दूनी 38, 5 दूनी 10, 8 छिक्के 48, 5 से 5 गया, 9 से 9 गया, 5 चौके 20, 4 से ये 12 पर गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ नहीं भाई। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने इनकी एवरेज निकालनी थी ना, तो इनको जोड़ने के बजाय मैं इनको पहले ही 4 से भाग कर दूंगा हर एक को। अब मैं हर एक को 4 से भाग कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। इनको जोड़ के भी मैं 4 से भाग करता क्योंकि इनकी एवरेज निकालनी है, पहले ही कर दूँ, क्यों बिना वजह कैलकुलेशन बढ़ाएं। तो 2 और 2 ये काट दिया मैंने, ठीक है। ये 6 दूनी 12 होना था ना, 4 3 12, ये 12 ही है, 4 3 12। अब मैं सबको देख लेता हूँ क्या बचा है। यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 3 और 3 6 और 2 8। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 11 दूनी 22/5, यानी कि 4.4। तो 3 और 3 6, 2 8 और 4 12, 12.4% ऑफ 6.25 लाख। तो मैंने सिर्फ 12.4 रख लिया। तो अब बताओ, मेरे को ए की वैल्यू मिल गई ना, 12.4 याद रखेंगे, ए की वैल्यू हमें मिल गई 12.4। अब मैं निकाल रहा हूं भाई बी की वैल्यू। देखो, डिफरेंस बिटवीन R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट टी ने जो R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस किए हैं वो, और R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट आर ने जो R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस किए हैं वो, इनका जो डिफरेंस होगा वो होएगी बी की वैल्यू। तो चलिए अभी निकाल लेते हैं। तो भाई स्टेट टी ने जो R2 टाइप के राइस प्रोड्यूस किए हैं वो ये हैं। तो स्टेट टी ने मक्का प्रोड्यूस किए 74, तो चावल प्रोड्यूस किए हैं 26। उसमें से R1 टाइप के राइस हैं 80,
तो R2 और R3 टाइप के राइस होंगे 20% यानी कि 1/5। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर इतने राइस हैं, उसमें से टोटल अगर 13 चावल हैं तो 3 चावल R2 हैं, तो यानी कि 3/13। इसका और एक और नंबर है उसका डिफरेंस निकाला हमने। तो स्टेट आर ने 62% मक्का प्रोड्यूस किया है, तो 38% राइस प्रोड्यूस किए हैं, और R1 टाइप ऑफ राइस है जिसके 60% यानी कि 3/5। एक बार इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 13 दूनी 26, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6/5, 6/5, और ये क्या है 3 3 9 90 और 24 114/5। इन दोनों का डिफरेंस 14 में से 6 गए 8, 108/5। इन दोनों का डिफरेंस ही निकालना था ना, 108/5। तो ये वैल्यू हो गई बी की। और अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है बी माइनस ए। तो बस बी माइनस ए। अब बी की वैल्यू क्या है, 108/5 क्या होता है, तो ये हो गया भाई 21.6। दिस इज 21.6% ऑफ किस चीज़ का परसेंट, 6.25 लाख। हम स्टार्टिंग से ही 6.25 लाख के परसेंटेज के फॉर्म में चल रहे हैं ना, क्लियर है। तो कंफर्टेबली इस फॉर्म में आपको चलना आ जाएगा, 3-4 बार ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो भाई इन दो बी माइनस ए हमने निकालना है, 6 में से 4 गए 2, 21 में से 12 गए 9, तो ये आ गया 9.2% ऑफ 6.25 लाख। ठीक है, तो 6.25 लाख का 1% क्या है 6.25 के, यानी कि 6250। तो एक पॉइंट से एक जीरो गई। अब ये जो है इसको मैं ऐसे देख पा रहा हूँ 4 × 23, और इसको मैं देख पा रहा हूँ 25 × 25। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 × 25 से 2 जीरो आ जाएंगे, और 25 × 23 क्या होगा, 25 दूनी 50, 575, 575 के आगे 2 जीरो, मीन्स द आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है। अगर आप क्लियरली इन चीज़ों को समझ पा रहे हो, शांति से देख पा रहे हो, और 3-4 बार इन क्वेश्चंस को करोगे, और एग्जाम में क्वेश्चन के डाटा को शांति से पढ़ोगे, क्वेश्चन को शांति से पढ़ोगे, तो कोई चांस नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इनके अंदर टाइम लो। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं एग्ज़ाम में इतने क्लियरली हम नहीं कर पाते हैं, शांति से नहीं कर पाते हैं, तो भाई जब आप लो कॉन्फिडेंट होते हो तो आपको हड़बड़ाहट होती है एग्ज़ाम में। और लो कॉन्फिडेंट कब होते हो, लो कॉन्फिडेंट होते हो जब आपने प्रैक्टिस कम की हो। तो मेहनत नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो आप लो कॉन्फिडेंट हो गए ना। तो प्रैक्टिस करो। पिछले 3-4 साल के एसएससी के जितने भी एग्जाम्स एसएससी ने लिए हैं, आपके एग्जाम से 1 महीना पहले एटलीस्ट आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, जो भी आपको जानना है वो सारा। उसके बाद धड़ाधड़ मॉक टेस्ट आपने देने हैं। ठीक है, तो अब ये देखो भाई, एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। F is equal to total production of R2 टाइप ऑफ राइस बाई ऑल द स्टेट्स। सारे स्टेट्स ने जो R2 टाइप के राइस की प्रोडक्शन की है वो। ठीक है, K इज इक्वल टू, मतलब कि जब आप सारे स्टेट्स के R2 टाइप ऑफ राइस की प्रोडक्शन ऐड करोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो है, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो है ना। तो हमने क्या करना है एग्जाम में, मैं ये चीज़ कई बार बता चुका हूँ कि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहले देखे होंगे, आपको पता है वो कैसे करने हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहले आपने हाफ देखे होंगे। हाफ देखे का क्या मतलब है कि आपको क्वेश्चन का आधा हिस्सा तो ऐसा लग रहा होगा इजी है, कुछ लग रहा होगा कि कुछ तो मिसिंग है, मतलब थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि मैंने नहीं देखे, मतलब कि वहां पर आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। अब अगर आपको ये लगे अरे यार अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैंने नहीं देखे फिर मैं क्या करूँगा, मैं पहले ही इतने क्वेश्चन कर लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ना हो कि मैंने नहीं देखे। तो अगर आपको 5-6 साल में एसएससी की तैयारी करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा चाहते हो कि मैं सारे, क्योंकि आप सारे कंसेप्ट कर सकते हो, एक आधे नए क्वेश्चन आए तो ये नहीं है कि नहीं होगा। जो भी नया क्वेश्चन है कंसेप्ट वही है, पाइथागोरस ही लग रहा है, सिमिलरिटी ही लग रही है, वही चीज़ें लग रही है। नए क्वेश्चन से मेरा मतलब ये नहीं है कि नया कंसेप्ट ही आ गया, मतलब ऑल टुगेदर नया फॉर्मूला आ गया ज्योमेट्री का जो वहाँ पर लग रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे, या फिर उसको वहाँ पर डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन है जो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, आपको दिख रहा है कि कैलकुलेटिव है सीधा नज़रों के सामने, तो देखो इन क्वेश्चंस के लिए टाइम निकालना पड़ता है।
जो क्वेश्चन पहले देख रखे हैं जो इजी हैं उनको भी आप 45 सेकंड में करोगे और इनको भी 45 सेकंड में, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कई क्वेश्चंस 2-2 मिनट 3-3 मिनट भी ले लेते हैं और कई ऐसे नए क्वेश्चन, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मतलब फुल आउट ऑफ फुल स्कोर हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा परसेंटेज इस टाइप के क्वेश्चंस की होगी, तो उसको कम से कम टाइम में जो निपटाएगा उसको इनके लिए टाइम मिलेगा, फिर वो इनको भी जल्दी से कर लेगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद बहुत कम क्वेश्चंस बचेंगे, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत कम क्वेश्चन बचेंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे, फिर आपके पास इनके लिए टाइम होगा और कॉन्फिडेंस होगा अगर पहले प्रैक्टिस किया तो। ठीक है मेरे भाई, अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। K is equal to average of the total production of R1 type of rice produced by all the state। और सारे स्टेट्स ने जो R1 टाइप के राइस प्रोड्यूस किए हैं उनकी एवरेज है K, तो हमने K/F निकालना है, अभी निकाल देते हैं भाई। ठीक है, तो ये सीधा दिख रहा है K बाई, मतलब K को निकालना ही अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया, F को निकालना अपने आप में DI का एक क्वेश्चन है, फिर K/F को निकालना वो भी मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इसको मिनिमम एफर्ट के साथ मिनिमम टाइम में कैसे करना अभी बताता हूँ आपको। देखो भाई, हमने K/F निकालना है, तो पहले मैं K निकाल लूँ जरा, तो ऊपर मैं लिखूंगा K को, नीचे लिखूंगा F को। ठीक है, सॉर्टेड। तो अब चलो K निकालते हैं और उसको मैं ऊपर लिख दूंगा। तो भाई K का मतलब है R1 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द स्टेट्स और उनकी एवरेज। तो देखो H से स्टार्ट हो जाते हैं। H ने मक्का प्रोड्यूस की 32, तो 68 राइस और उसका 3/5। और एक और काम देखो, यहाँ पर भी 60 निकालना है, 60 निकालना है, 60 निकालना, इन तीनों का 60 निकालना है, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60। तो क्या मैं इनको इकट्ठा कर लूँ? आपका दिल करे तो आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन जब ऐसे वैल्यू दिख रही है तो इकट्ठा कर ही लेते हैं। तो चलो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 140, 140 और 6 146, तो 146%। वैसे हमने इनको नहीं जोड़ना था, ये मैंने गलत जोड़ दिया, हमने राइस निकालना था। तो जब मैंने 146 जोड़ ही दिया है तो मैं 300 से घटा रहा हूँ इसको। ठीक है, 300 में से 146 गए तो भाई ये हो गए 154। जब आप 68% एंड 38% एंड 48% इनको जोड़ोगे तो 154 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा 154, देख लो 100 और 3 130 और 24 154, क्योंकि हमने सिर्फ राइस देखना था कि ये इतना मक्का प्रोड्यूस किया कि राइस कितना प्रोड्यूस किया। तो जो भी राइस प्रोड्यूस किया उसका 60% R1 टाइप का राइस है, तो यानी कि 154 का 3/5 ये हमने तीनों स्टेटों का इकट्ठा निकाल दिया। प्लस उसके बाद स्टेट एस ने 52% मक्का प्रोड्यूस किया, तो 48% उसने राइस प्रोड्यूस किया, 48% का 55% यानी कि 11/20, 55/100, 5 से काट के लिखा है मैंने। देन यहाँ पर 26% उसने राइस प्रोड्यूस किया स्टेट टी ने, तो 26% का 80% R1 है, का 4/5। ठीक है, चलिए अब देखो, तो भाई 4 से ये चला जाएगा 12 पर और 4 से ये चला जाएगा 5 पर, सबके नीचे 5 है ना। और एक और बात हमें पता है कि हमने एवरेज निकालनी थी, तो 1 2 3 4 5, एवरेज निकालने का क्या मतलब है कि इसको 5 से डिवाइड करना। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 5 से डिवाइडेड आप इसको मान सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई K की वैल्यू। तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने 5 से डिवाइड किया है इसको मैं एडिशनली लिख देता हूँ। तो एक बार ऊपर वालों की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो भाई 154 इंटू 3, 15 3 45, 450 और 12 462/5। देन ये क्या हो गया 132। देन क्या हो गया 26 दूनी 52 दूनी 104। तो इन सबको जोड़ देते हैं, 4 और 1 5 और 1 6, 600, 636, 690 और 698, तो 698/5/5। ये मैंने K की वैल्यू लिख दी। अब ये जो भी मैंने वैल्यू लिखी है किस चीज़ के टर्म में है, ये टर्म में है दिस मच परसेंटेज ऑफ 6.25 लाख। ठीक है, मैं उसी परसेंटेज में लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझाने में काफ़ी लेंदी स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है, तो डो नॉट वरी, जितने टाइम में मैं बताऊंगा उससे काफ़ी कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन है। अब देखो, अब F की वैल्यू निकालते हैं। F क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ R2 टाइप ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द स्टेट्स, यानी कि ये सारी वैल्यूज तो अभी निकाल लेते हैं थोड़ी देर में। तो मैं डायरेक्टली अगर एग्जाम में करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये अब तक आपको निकालना तो आ ही गया होगा। सीधा यहाँ पर मैं राइस लिखूंगा, एक का बता देता हूँ 68%,
फिर R1 टाइप का राइस 60% है, लेकिन मुझे R2 और R3 चाहिए जो कि 40% है। उसमें से 17 में से 6 मुझे चाहिए। तो अब मैं जल्दी जल्दी सारे लिख देता हूँ। देखो एग्जाम में आप कैसे करोगे, 68 इंटू 2/5 इंटू 6/17 प्लस, अब अगले पे आ जाओ, 38 इंटू 2/5 इंटू 9/19 प्लस 48 इंटू 2/5 इंटू 3/8 प्लस 48 इंटू 9/20 इंटू 4/9 प्लस 26 इंटू 1/5 इंटू 3/13। शांति से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। एक भी कहीं पर गड़बड़ हो गई पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। आपको डाउट होगा के में गलती करी या एफ में गलती करी, गलती कहाँ करी। ठीक है, तो शांति से करना है। अब देखो 17 चौके 68, 19 दूनी 38, 8 छिके 48, 9 से 9 गया, 4 5 20, 13 दूनी 26, सबके नीचे 5 बच गया भाई, सबके नीचे 5 बच गया है ना। हर एक में 5 बचा हुआ है सबके नीचे। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं और ऊपर वालों को सबसे जोड़ सकते हैं सबको। तो इस डिनोमिनेटर को मैंने ऊपर लिख दिया, अल्टीमेटली ऊपर ही आना है क्योंकि एफ की वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो अब मैंने इसको ऊपर लिख दिया। अब ये जो भी न्यूमरेटर बन रहा है उन सबको ऐड करते हैं। ठीक है, तो 4 दूनी 8 छिके 48 यहाँ पर बना, प्लस 9 चौके 36 यहाँ पर बना, प्लस 6 तिये 6 दूनी 12 तिये 36 यहाँ पर बना, देन 48 यहाँ पर बना, देन यहाँ पर बना 3 दूनी 6। तो देखो भाई 48 और 48 96 प्लस 36 और 36 72 प्लस ये 6 है तो 78। अब इनको जोड़ देते हैं, 9 और 7 16, 160 और 14 174 इंटू 174। क्लियर है, तो बस ये हमने निकालना है, तो अभी निकाल देते हैं। देखो तो 5 से 5 गया, देन नीचे 5 बच गया, नीचे 174 बच गया। तो अब ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो भाई 2 8 16, 2 7 14, 2 तिये 2 चौके 2 निम्मे, तो ये क्या हो गया 349 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 87। क्लियर है मेरे भाई, ये आ गया। अब देखो 87 जो है प्राइम नंबर है, इससे ऊपर वाला कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। फिर 8 चौके 32, 4 पे जा नहीं रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इससे डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो इस केस में मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं इसको ऊपर नीचे 2 इंटू 2 करूंगा। 2 इंटू 2 क्यों करूंगा, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट ये तो 10 बन जाए। मेरे को सिर्फ 87 से डिवाइड करना पड़े। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को 87 इंटू 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 2 इंटू 2 ऐसे रख लूंगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी 10। तो मैं 87 से ही डिवाइड करूंगा, बस एक के बाद डेसिमल खिसका दूंगा। समझ रहे हो, नीचे अगर 10 है तो एक के बाद डेसिमल लगाना है, बस वो लगा दूंगा। तो 349 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 698, जो पहले था जिससे हमने काटा था। ठीक है, तो अब मैं इसको बस 87 से डिवाइड करूंगा और उसके बाद एक डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलो अभी करते हैं डिवाइड। तो भाई ये कितने पर जाएगा, ये जाएगा सीधा सीधा 8 पर। ठीक है, 8 7 56, 8 8 64 और 5 69, यहाँ पर बचेंगे 2। तो अब एटलीस्ट आपको देखकर ये पता लग गया होगा ये क्या है, ये 8 2/87। तो अब देखो मेरी बात को अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनोगे तो अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इससे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 2/87 कितना होएगा, 2/87 तो मतलब पिद्दी सा हो गया ना, मतलब ये क्या आएगा 8.0 समथिंग आएगा। ये 2/87 है तो 8.0 समथिंग आएगा, 0 1 2 कुछ भी आए आगे। ठीक है, छोटा सा, लेकिन एक्चुअल में 8 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं होएगा। ये जो नीचे 10 था, मैंने क्या बताया था कि जो भी अपना आंसर आएगा पॉइंट को एक इधर खिसकाएंगे। तो एक्चुअल में आंसर क्या है 0.80 समथिंग। तो देखो 0.08 नहीं होएगा, 0.80 समथिंग ऐसे। ये तो कहीं कहीं भी आसपास नहीं है, ये भी आसपास नहीं है, और 0.87 नहीं है मेरे भाई। इस 8 के बाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बची है यहाँ पर। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से पता लग रहा है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा पा रहे हो तो आंसर ऑप्शन भी है, लेकिन फिर भी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो फिर ये थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। समझ गए, अदरवाइज यहाँ तक अब आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर जानने लायक, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। तो चलो भाई, तो देखो अब क्या होगा, अब ये 2 तो डिवाइड नहीं होगा 87 से, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं भाई यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पर 0 लगा दूंगा। ये अब भी डिवाइड नहीं होएगा, फिर मेरे को वहाँ पर 0 चढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर 0 लगानी पड़ेगी। अब ये 87 से कहीं जाकर डिवाइड होएगा,
कितने पर 2 पे जाएगा, तो 160 और 14 174। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 8.02, लेकिन मैंने क्या बताया था नीचे एक 10 पड़ा है, नीचे एक 10 पड़ा है, तो एक्चुअल में 0.802 है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक्चुअल में रियल आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, रियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इसी क्वेश्चन को माइंड की फुल शांति के साथ अभी के अभी ट्राई करो। अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाए आपसे तो एक बार फिर से ट्राई करो, जब तक आपसे कैलकुलेशन ठीक ना होए तब तक ट्राई करो शांति से, और इस एक्सरसाइज को 3-4 बार करना मेरे भाई, जो भी ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो अब अगले क्वेश्चन के लिए एक बार डाटा पढ़ लो, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में डाटा है क्या। एक्चुअल क्वेश्चन है बैंक का कि एक्चुअल में डाटा है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अब ध्यान से सुनो जरा, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स स्टेइंग इन वेरियस सोसाइटीज। हमारे सामने ये 6 सोसाइटीज हैं, इनके अंदर कितने मेल और फीमेल रह रहे हैं ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो मेल का क्या मतलब है कि बच्चे बूढ़े नौजवान सारे इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, मेल अगर कोई लड़का है 5 साल का लड़का है वो भी यहाँ पर शामिल है, कोई 2 साल की लड़की है वो भी यहाँ पर शामिल है। क्लियर है, तो इस सोसाइटी के अंदर टोटल मेल बच्चे बूढ़े नौजवान सारे, सारी फीमेल छोटी बच्चियाँ बूढ़ी औरतें बड़ी मतलब जवान औरतें सारी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, देन आगे सेकंड टेबल में क्या गिवन है कि सोसाइटी ए के अंदर जो बच्चे हैं वो 25% है, मतलब सोसाइटी ए के अंदर टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है, टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसका 25% बच्चे हैं। समझ में आ गई बात, उसका टोटल जनसंख्या का 25% बच्चे हैं, और जितने भी बच्चे हैं सोसाइटी ए के अंदर उसमें से 40% मेल है, 60% फीमेल है। 100 हो गए ना, 40% मेल है, जितने भी बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें से 40% मेल है, 60% फीमेल है। समझ में आ गई बात। अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ कि भाई सोसाइटी डी के अंदर ये जो फीमेल चिल्ड्रन है कितने हैं और ये कैसे निकलेंगे। देखो सोसाइटी डी में टोटल बच्चे कितने हैं पहले तो ये बताओ। सोसाइटी डी में टोटल बच्चे हैं 25%। किस चीज़ का 25%? जितने भी बंदे सोसाइटी डी में रह रहे हैं उसका 25%। तो सोसाइटी डी में टोटल कितने बंदे रह रहे हैं देखते हैं भाई भला। 300 और 200 580 बंदे रह रहे हैं, तो 580 का 25% यानी कि 1/4 इतने टोटल चिल्ड्रन है सोसाइटी डी में। ठीक है, अब जितने भी सोसाइटी डी में चिल्ड्रन है उस चिल्ड्रन में से 20% फीमेल चिल्ड्रन है, 20% यानी कि 1/5, तो इतने फीमेल चिल्ड्रन है यानी कि 5 के 20, 20 की एक 0 से ये गया, 2 से 29 पे कट गया, यानी कि टोटल 29 फीमेल चिल्ड्रन है सोसाइटी डी में। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो यही चीज़। अब एक बार ये क्वेश्चन करके दिखा दो फिर। What is the total number of female children staying in all the societies together? सारी सोसाइटीज़ में कितनी फीमेल चिल्ड्रन हैं? तो अब मैं प्यार से समझाता हूँ। देखो पहले एक बार को ट्राई कर लेना। अगर आपको फीमेल चिल्ड्रन निकालनी है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि बच्चे कितने हैं, और अगर आपको ये निकालना है कि भाई किसी भी गिवन सोसाइटी में बच्चे कितने हैं, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि उस सोसाइटी में टोटल बंदे कितने हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बता रखा बच्चे कितने हैं। तो इस सोसाइटी में टोटल कितने बंदे हैं इनको जोड़ते हैं, 300 और 200 500, 50 100 600, तो टोटल 600 पर्सन्स में से 25% चिल्ड्रन है यानी कि 1/4, और जितने भी चिल्ड्रन हैं उसमें से 60% फीमेल है यानी कि 3/5। सोसाइटी ए का डन। अब सोसाइटी बी का देखते हैं। सोसाइटी बी में टोटल कितने बंदे हैं 550, उसमें से बच्चे कितने हैं 40% यानी कि 2/5, उसमें से महिलाएं बच्चे कितने हैं 25% यानी कि 1/4, प्लस सोसाइटी सी 300 + 200 575 टोटल जनसंख्या, उसमें से बच्चे कितने हैं 16%, उसमें से फीमेल चिल्ड्रन कितने हैं 3/4, प्लस देन नेक्स्ट 280 + 300 580, इस सोसाइटी में टोटल बच्चे कितने हैं 25%, टोटल जनसंख्या का 1/4, और फीमेल चिल्ड्रन कितने हैं 1/5, प्लस देन इस सोसाइटी के अंदर 180 + 250, तो ये हो गए भाई 300 और 430, 430 टोटल बंदे, इन दोनों का जोड़ किया मैंने, और 430 टोटल बंदे इस सोसाइटी के अंदर, बच्चे कितने हैं 40% उसका यानी कि 2/5, और जितने भी टोटल बच्चे हैं उसमें से फीमेल हैं आधी यानी कि 1/2, प्लस सोसाइटी एफ में टोटल बंदे कितने हैं 625, 625 का 24%
उसमें बच्चे हैं, और जितने भी बच्चे हैं उसका 54% गर्ल्स हैं। तो इरिटेट मत होना इस टाइप की कैलकुलेशन से, इसको एंजॉय करना सीखो है। एड्रेनलिन आना चाहिए जब इस तरह की कैलकुलेशन आए तो आपके शरीर में, अरे मज़ा आ गया। ठीक है, तो चलो भैया अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 चौके 20, तो 20 से एक तो ये 0 कट जाएगी और ये 30 पर चला जाएगा 2 से। ठीक है, मैं इनको कैलकुलेट कर रहा हूँ। 5 चौके 20, तो 20 से एक 2 गया, एक 0 गई। देन भाई 4 चौके 16, 4 से कटेगा 25 पर, 4 से ये 4 गया, इस 25 से 25 दूनी 50, 25 दिए 75। देन 5 चौके 20, 20 के 0 से ये गया, 2 से ये 29 पर गया, 5 दूनी 10, एक 10 से एक 0 गई। देन अब ये देखो, ये जो 625 है, ये 25 इंटू 25 आप देख पा रहे हो ना, 625 के अंदर 2 25 हैं, तो 625 के अंदर जो 2 25 हैं, एक 25 से 25 चौके, एक 25 से 25 चौके, इस 4 से 4 छिके 24, इस 4 के अंदर 2 2 हैं, तो 1 2 से 2 तिये 6, 1 2 से 27 पर ये गया। अब सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास मिला क्या है, यहाँ पर हमारे पास है भाई 30 तिये 90, प्लस यहाँ पर क्या है 55, यहाँ पर क्या है 23 तिये 69, प्लस यहाँ पर क्या है 29, प्लस 43 टू ज़ा 86, प्लस 27 3 ज़ा 81। क्लियर है? तो चलिए इन सब का सम कर लेते हैं। 9 और 5 14 और 6 20 और 2 22 और 8 30 और 8 38, यानी कि 380। मैंने टेंस प्लेस वाले जोड़े थे। प्लस 5 और 9 14 और 9 23 और 6 29 और 1 30, तो 380 और 30 यानी कि 410। तो कुल मिलाकर 410 फीमेल चिल्ड्रन हैं सोसाइटीज में। क्लियर है? ठीक है भाई। तो अगर आपको इसको मिनिमल टाइम में करोगे, बिना कैलकुलेशन को गड़बड़ी किए और शांति से सब कुछ ठीक ठीक लिखते जाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो डेफिनेटली औरों से कम टाइम में कर लोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही चीज़ तो हमें चाहिए है। तो अब आगे बढ़े। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। तो अब एक बार ये करके बता दो फिर ये क्वेश्चन जरा। What is the respective ratio of number of adult females to the total number of female children? मतलब इन ऑल द सोसाइटीज टुगेदर, मतलब इन सारी सोसाइटीज में जो अडल्ट फीमेल्स हैं और जो चिल्ड्रन फीमेल्स हैं। तो पिछले क्वेश्चन में कुछ याद है? पिछले क्वेश्चन में हमने, ये एक्चुअल बैंक का क्वेश्चन है, एक ही डीआई के सेट हैं, एक ही सेट के 5 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन स्टेइंग इन ऑल द सोसाइटी, कि फीमेल चिल्ड्रन का क्या नंबर है, जो कि 410 है। तो अगले ही क्वेश्चन में वो 410 यूज हो रहा है फीमेल चिल्ड्रन, कि 410 फीमेल चिल्ड्रन है। और इन्होंने हमसे रेशियो पूछा है कि अडल्ट फीमेल्स का क्या मतलब है, कि भाई टोटल जो फीमेल्स हैं, आप टोटल फीमेल्स निकाल सकते हो सोसाइटी में? जी हाँ, निकाल सकते हैं। ये देखो सारी सोसाइटी की टोटल फीमेल्स। और आप फीमेल चिल्ड्रन निकाल सकते हो, फीमेल चिल्ड्रन निकाल सकते हैं। सारी सोसाइटीज़ में 410 हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो टोटल जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से छोटी बच्चियां घटाओगे तो अडल्ट फीमेल्स आ जाएंगी। तो चलिए टोटल फीमेल्स निकाल लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो 350 प्लस 150, 350 प्लस 150, दिस इज 500। तो 500, 300, 800 और 300, 1100, 1100 और 200, 1300, 1300 और 200, 1500, 1625 हो गई है। ठीक है, तो टोटल फीमेल हैं 1625, उसमें से जो फीमेल चिल्ड्रन है वो 410। तो भाई अडल्ट फीमेल्स कितनी बच जाएंगी? वो बच जाएंगी मेरे भाई 1215। क्लियर है? तो ये हो गई 1215। बस इन दोनों वैल्यूज़ का रेशियो निकालना है, अभी बता देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 थिए 15, 243/82 कहीं पर है ये। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है मेरे भाई, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़े। एक बार ये क्वेश्चन बता दो फिर जरा। What is the respective ratio of total number of adult males in society A and B together? Okay, society A और B में जो total adult males हैं उसका रेशियो किससे to the total number of adult males in societies E and F? तो जो adult male हैं societies E और F में, इनका रेशियो। तो चलिए अभी बता देते हैं। तो सोसाइटी A और B में कैलकुलेट करते हैं अडल्ट मेल्स। तो अब अडल्ट मेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ जरा। देखो सोसाइटी A के अंदर टोटल इतने मेल हैं, ठीक है,
अडल्ट मेल कैसे पता करेंगे? क्या मतलब मेल चाइल्ड पता कर सकते हैं? मेल चाइल्ड भी डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, मतलब कि डायरेक्टली टेबल से नहीं देख सकते, वैसे तो देख ही सकते हैं। तो देखो हमारे पास सोसाइटी के टोटल मेल हैं, लेकिन हम किसी भी तरह अडल्ट मेल नहीं निकाल सकते। हाँ, हम मेल चाइल्ड जरूर निकाल सकते हैं कि टोटल मेल बच्चे कितने हैं, तो हमें वही करना पड़ेगा। अब मेल बच्चे कैसे निकालोगे? देखो, मेल बच्चे निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा टोटल कितने बच्चे हैं और उसका 40% मेल बच्चे हैं। समझ गए? अगर डेटा अच्छे से समझ में आया है तो मेरे को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो देखो इस सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी ए के अंदर, फिर से मैं बताना चाह रहा हूं कि आप अडल्ट मेल्स नहीं निकाल सकते। हमारे पास टोटल मेल्स हैं, ये रहे सोसाइटी ए के, तो हम उसमें से मेल चाइल्ड टोटल कितने मेल हैं वो हमें पता है, तो मेल बच्चे घटा देंगे, फिर मेल बड़े बड़े आ जाएंगे। तो मेल बच्चे कैसे निकालने हैं वो मैं आपको बताऊं। देखो इस सोसाइटी के अंदर टोटल कुल मिलाकर 600 बंदे हैं, उसमें से 25% बच्चे हैं, मेल और फीमेल मिलाकर, मतलब कि 1/4, ये सारे बच्चे हो गए सोसाइटी ए के। उसमें से अगर मेल चाइल्ड निकालने हैं तो वो है 2/5, इसका 40%। तो ये मेल चाइल्ड आ गए, लेकिन आपको अडल्ट मेल निकालने हैं। तो एक बार मेल चाइल्ड ये मैं निकाल लूँ, 5 चौके 20, तो ये आ गए जी 60। तो सोसाइटी ए के अंदर कुल मिलाकर 60 मेल चाइल्ड हैं, 60 मेल बच्चे हैं। क्लियर है मेरे भाई? और आपको मेल्स का पता है, टोटल मेल्स मतलब कि बच्चे और जवान मिलाकर। तो देखो इस टोटल मेल्स में से मेल चाइल्ड घटाओगे तो आपको इसके मेल मिलेंगे। ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं दोनों सोसाइटीज़ के इकट्ठे निकालता हूँ। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही है कि सोसाइटी ए के मैंने मेल चाइल्ड निकाल लिए, अब मैं सोसाइटी बी के निकालूंगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखो सोसाइटी बी में टोटल कितने बंदे हैं भाई? सोसाइटी बी में टोटल बंदे हैं 550। तो 550 में से टोटल बच्चे कितने हो गए? 2/5। उसमें से मेल बच्चे कितने हो गए? 3/4, 75% है। तो 5 चौके 20, 20 में से एक 2 यहाँ से गया, 10 यहाँ से, तो 55 थी, 165, तो 165 टोटल बच्चे हो गए मेल चाइल्ड। तो ये टोटल दोनों मिलाकर कितने हो गए? 225 हो गए। ठीक है, तो इन दोनों सोसाइटियों में मिलाकर 225 बच्चे हैं। क्लियर है? और टोटल मेल कितने हैं? मेल बच्चे टोटल मैं बोल रहा हूँ ये इतने हैं, तो इसमें से 225 घटाना है। इस पूरे पैक में से घटाना क्या है? 225। तो अब घटाओ जरा, देखो 250 में से 225 गया, 25 बच गया, तो 425। तो सोसाइटी ए और बी में टोटल मेल जो थे 250 और 400, 650 थे, लेकिन बच्चे 225 हैं दोनों सोसाइटीज में मिलाकर, तो 425 अडल्ट मेल बच गए। सिमिलरली अब आप क्या करो, इस वीडियो को देखना छोड़कर यहाँ पर ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है खुद कैलकुलेट करो। ठीक है, सोसाइटी ई और एफ में जो अपने, हाँ, सोसाइटी ई और एफ में जो अपने अडल्ट मेल्स हैं वो। ठीक है, तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपने खुद कैलकुलेट किए होंगे, अब मैं बता देता हूँ। तो सोसाइटी ई में जो भाई टोटल बंदे हैं वो हैं 300 और 130, 430। सोसाइटी ई में जो टोटल बंदे हैं वो हैं 430, उसमें से 40% बच्चे हैं यानी कि 2/5, और बच्चों में से 50% मेल है यानी कि 1/2। देन सोसाइटी एफ के अंदर टोटल बंदे हैं 625, उसमें से चिल्ड्रन हैं 24%, और उन बच्चों में से 46% है अपने मेल चाइल्ड। ठीक है, तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, या फिर ये 0 गई, 5 दूनी 10, ये 0 गई। देन यहाँ पर 2 25 हैं 625 के अंदर, एक 25 से 25 चौके, एक 25 से 25 चौके, इस 4 से 4 चिक्के 24, इस 4 के अंदर 2 2 हैं, तो 1 2 से 2 दिए, 1 2 से 23, तो 43 2 जा 86 प्लस 23 3 जा 69, तो ये कितना हो गया? 140 और 15 155। टोटल 155 बच्चे हैं इन दोनों सोसाइटीज़ में मिलाकर, मेल बच्चे। और इन दोनों सोसाइटीज़ में टोटल मेल कितने हैं? 180 माइनस 325, तो उसमें से 155 घटा देना जरा। ठीक है, तो 180 में से 155 गया तो वो बच जाएगा मेरे भाई 25, 325 और 25 350, तो यहाँ पर आ जाएगा 350। मैंने इन दोनों को जोड़कर उसमें से एक घटा दिया। ठीक है, तो अब बस हमें इसी चीज़ का तो रेशियो चाहिए था, तो अभी देख लेते हैं क्या है। वही 5
7, ये 25 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से क्यों करें, 25 एकम 25, तो यहाँ पर बच गया 17, 25 7 175, 25 एकम 25 तो बच गया 10, 25 चौके 100, 17:14 मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, अब एक बार ये क्वेश्चन बता दो जरा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स स्टेइंग इन ऑल द सोसाइटीज टुगेदर, सारी सोसाइटीज में मिलाकर टोटल कितने मेंबर रह रहे हैं, यानी कि सारी जनसंख्या सारी सोसाइटीज की। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ऐड करके बता देते हैं। 2 और 4 6 और 3 9, मैं सारे हंड्रेड्स प्लेस गिन रहा हूँ, ठीक है। 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26 और 3 29, तो यानी कि 2900 सैकड़ों वाले प्लेस गिने हैं। 5 और 8 13 और 8 21 और 2 23, 23 और 5 28 और 7 35, 35 और 10 दैट इज 45, यानी कि 450, तो ये कितने हो जाएंगे भाई 2350, सॉरी 3350, 2900 के अंदर मैंने 450 जोड़ दिए। एडिशन तो आप कर ही लोगे, कौन सी बड़ी बात है। अब सिर्फ यूनिट प्लेस वाले रहते हैं, 5 और 5 10, यानी कि 3360 मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। और मैं एक्चुअल में ऐसे जोड़ता नहीं हूँ, अभी कन्वेंशनली आपके लिए जोड़ रहा था, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं इनको क्लब करके जोड़ता हूँ हमेशा। ऐसे 500 हो गए, ऐसे ये 600 हो गए, 500 और 600 1100 ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये 500 हो गए, फिर 1100 और 500 1600, 300 1900, 300 2200, 2200 और 700 2900 ऐसे कर करके, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, ये क्लियर है ना, इसका आंसर ऑप्शन बी है, सिर्फ जोड़ना है। ये बताओ जरा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी बी एंड नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी एफ। तो सोसाइटी बी में मेल चिल्ड्रन कितने, हमने ये निकालने हैं। तो सोसाइटी बी के अंदर टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बंदे हैं 550, उसमें से बच्चे कितने हैं 40% यानी कि 2/5, उसमें से मेल चिल्ड्रन कितने हैं 75% यानी कि 3/4। सोसाइटी बी का पता लग गया। अब सोसाइटी एफ में, सोसाइटी एफ में टोटल बंदे कितने हैं 625, उसमें से बच्चे कितने हैं 24%, उसमें से मेल बच्चे कितने हैं 46%। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 चौके 20 यानी कि 1 2 गया 1 0 गई, यहाँ पर 2 25 है, 1 25 चौके 25 चौके 4 छिक्के, कई बार हो गई है कैलकुलेशन। यहाँ पर 2 2 हैं, 2 तिये 2 23, तो देखो भाई 55 तिये 165 माइनस 23 3 जा, और यहाँ पर तो दोनों में 3 कॉमन है। अब देख पा रहे हो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, मैं कैलकुलेशन भी क्यों करूँ, 3 को मैं कॉमन ले लूँ और 55 में से 23 घटा दूँ, 5 में से 3 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, 32 तिये 96 आंसर आ जाएगा। मतलब कि कैसे भी कर लो, 55 तिये 165 कर लो माइनस 69 कर लो तो भी 96 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी। एक बार ये नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट है, एक बार ये पढ़ो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो भाई एक बार। पर एनम इनकम ऑफ 6 मैन एंड द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ देयर स्पेंडिंग पैटर्न। यहाँ पर गिवन क्या है कि 6 बंदे हैं, रवि सतीश अरुण विलास एंड सो ऑन। इन 6 बंदों की एक तो पर एनम इनकम गिवन है, इनकम इन लैक्स लाखों में, जैसे 2.05 लाख, इसका क्या मतलब है कि 2,05,000 इतनी इसकी इनकम है। तो ऐसे ही 6 बंदों की इनकम गिवन है। उसके बाद और क्या चीज गिवन है, उसका परसेंटेज ब्रेकअप, मतलब कि इन्होंने जो भी खर्चा किया, जो भी स्पेंडिंग की, कि भाई 2.05 लाख का 21.8% जो भी बनता है उतना रवि ने बाहर खाने पर, ईटिंग आउट पर खर्च कर दिया, 14.6% शॉपिंग पर खर्च कर दिया। सिमिलरली अगर आप ये देखोगे कि हेल्थ पर विलास ने कितना खर्चा किया, तो विलास ने हेल्थ पर 21.5% ऑफ 2 लाख इतना खर्चा कर दिया। तो डेटा समझ में आ गया, पूरी इनकम बताई है, उसके बाद कितने परसेंट किस चीज़ पर खर्च कर दिया ये बताया है, बस और कोई खास बड़ी बात है नहीं डाटा में, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कॉम्प्लेक्स हो समझने में, बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट अवे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑफ ऑल द मैन टुगेदर। सारे बंदों की सेविंग कितनी है। तो देखो जब आप रवि की सेविंग निकालोगे तो रवि की इनकम कितनी है, रवि की इनकम है 2.05 लाख, तो उसकी सेविंग कितनी है, इसका 14.5%। सतीश की इनकम कितनी है, सतीश की इनकम है जी इतनी,
इसकी सेविंग कितनी है 2.25 लाख का 15.3%, अरुण का 1.95 का 16.4%। तो ये इक्वेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि भाई आपको समझ में ना आए करना क्या है। हमें बंदे की इनकम पता है और उसकी सेविंग पता है परसेंटेज के अंदर कि भाई कितने परसेंट है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और यहाँ पर लेकिन गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है कि भाई एग्जैक्टली रुपयों के अंदर कि 1,98,458, 459 नहीं 458, 1,42,524 एग्जैक्टली रुपये रुपये का हिसाब यहाँ पर दे रखा है और एक नन ऑफ दीज ऑप्शंस भी है। तो मैं क्या करूंगा पर्सनली इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इसको फर्स्ट राउंड में नहीं करूंगा और आपको भी करने को नहीं बोलूंगा। हमें पता है क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज निकालना है, ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली मतलब रुपये रुपये में बोल रखा है और हमें ये कैलकुलेशन कितनी बार करना है, 1 2 3 4 5 6, इतनी बार में 6 सम क्यों ना करें, हम पूरा एक दूसरा डीआई का सेट कर लेंगे जिसमें बिना वजह की कैलकुलेशन ना हो, जिसके अंदर लॉजिक हो, या एटलीस्ट ऐसे 3 क्वेश्चन कर लेंगे जिनमें ठीक ठीक सा लॉजिक होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे क्वांट के। तो समझ रहे हो टाइम कैसे सेव होता है। क्वेश्चन हालांकि सिंपल है, क्लियर है। तो हाँ, तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि भाई क्वेश्चन को स्किप करना आपको पता होना चाहिए, इसके बदले में अगर कहीं और पर ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं तो वो लेना फायदेमंद होएगा। अब दूसरी बात, अब इसको करेंगे कैसे, देखो अगर इसको मैं सेकंड राउंड में भी करूंगा इस क्वेश्चन को, तो भी मैं आपको बता दूं मैं 2.05 लाख का इसका 14.5% फिर भी मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेशन से जाऊंगा। अगर एसएससी के अंदर नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, अगर मान लो ना आए, तो 1 2 3 4, फिर तो खतरनाक हम अप्रोक्सीमेशन कर ही लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि देखो इसके ऑप्शन हैं वो थोड़े थोड़े दूर दूर ही है। जैसे 1,42,000 और 1,56,000, इन दोनों के अंदर 14,000 का फासला है। देन 98,000 और 89,000, इन दोनों के बीच में कितना फासला है भाई, 8,000 9,000 का फासला है। क्लियर है। तो इतनी खराब अप्रोक्सीमेशन नहीं करूंगा कि मैं 9,000 14,000 का इधर उधर हो जाए। ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा दिमाग लगा के जरूर करनी पड़ेगी। तो हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे यहाँ पर। तो अब ध्यान से सुनो कैसे करूंगा अगर इसको फास्ट निकालना है। तो देखो कि मैं यहाँ पर एक तो 14.5% नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पर निकालूंगा सिर्फ 14%। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होएगा वो थोड़ा सा बड़ा होएगा, क्योंकि हम छोटा निकाल रहे हैं ना, वो जो भी हम निकालेंगे उससे थोड़ा सा बड़ा होएगा। तो चलिए अभी निकालते हैं। अब रवि की इनकम बताओ, रवि की इनकम कितनी है 2.05 लाख। अगर इसी का हमें 1% निकालना हो, क्योंकि 14% क्या होता है, 14% होता है 1% इंटू 14। अगर इसी का हमने 14% निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, इसको इसका 1% निकाल के 14 से गुणा कर दोगे। तो इतने लाख का 1% क्या होता है, इतने हजार, कितने हजार 2.05,000, मतलब कि 2.050 इतने 2,050 रुपये। क्लियर है। तो डायरेक्टली आपको 1% दिख रहा है ना। अगर इसको आप लाखों में ना सोचकर हजारों में सोचोगे तो ये 1% है इतने लाख का। 1 लाख का 1% 1,000 होता है। तो बस हमने क्या करना है, इसको 14 से गुणा करना है। तो 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, तो 28.7। और उसके बाद अगर दिल करे फिर भी आप इसका 0.5, इसको 0.5 से गुणा कर सकते हो। 0.5 का क्या मतलब है, 0.5 का मतलब है कि आधा। तो 0.5, 2 का आधा क्या हो जाएगा 1। ये लो, वो भी हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं छोड़ा। चलो ये लो, 1,000 का फर्क पड़ रहा था, हमने नहीं पढ़ने दिया। क्लियर है भाई। तो 29.70 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम 15 से गुणा करेंगे, अगर दिल किया ईजी लगा तो 0.3 से भी कर लेंगे। तो 15 पंजे 75। अब यहां पर मैं सिर्फ 15 दूनी 30 नहीं करूंगा। अब एक तो आप 0.3 को ड्रॉप कर रहे हो, फिर ऊपर से 0.25 को ड्रॉप कर दो ना, ये बिना वजह गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है। तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, 33.2 33.75 प्लस। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालूंगा सिर्फ 16%। तो 16 पंजे 80, 16 निम्मे 144 और 8 152, 15 16 और 15 31 प्लस आगे 16 दूनी 32 प्लस आगे 18 से 18 पंजे 18 साते 126 और 9 135, 13 18 और 13 ये हो गया जी अपना 31 प्लस उसके बाद 22 से 22 साते 154 और 22 एकम 22 और 15 37 37.4।
क्लियर है। तो मैंने सिर्फ इससे इन सारी चीज़ों को गुणा किया और कोई खास काम नहीं किया, अगर हमने अप्रोक्सीमेशन भी करनी है तो चलिए भैया अब इनको ऐड करते हैं। तो देखो ये है जी 31, 31 में से एक इसको दे दूंगा, ये भी 30 हो जाएगा। तो 30 और 30 60, 60 और 33 93, 93 और अपना 30, ये हो गया 120 और 5 125, 125 और अपना 3 और 3 6 होते हैं ना, 125 और 60 185, 185 प्लस 8 193, तो ये 193 हो गया। प्लस उसके बाद सारे पॉइंट्स वाले जोड़ेंगे। तो मुझे एक बात पता है कि आंसर डेफिनेटली 193 से बड़ा होगा, ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। अगर हो सकता है तो यही हो सकता है या फिर नन ऑफ दिस होगा। अगर मैं इसके काफ़ी पास जा पाया थोड़ा मोटा, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन की है, अभी तो और भी कैलकुलेशन बची है ना, वो एक बार देख लें। तो 70 और 75 145 165 और ये 165 प्लस 50 215 और 40 200 215 था ना 255, तो ये कितना हो जाएगा 2.55, तो 195.55। 1,95,000 तक हम पहुंच गए, 1,98,000 ये है। और उसके बाद काफ़ी कुछ बचा था अप्रोक्सीमेशन करने को, यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि ये हमने कर लिया था। तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर अब जो सिचुएशन आ गई है कि मैं ए को मार्क करूं या ई को मार्क करूं, देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये आपकी कॉल है। आपकी कॉल का क्या मतलब है कि आपने डिसाइड करना है। मैं पर्सनली करता कि मैं फिर भी इसको एग्जैक्टली मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, कभी भी करूंगा तो तभी करूंगा जब ये मेरे क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा, जब मैंने बाकी सारा हिसाब किताब हो गया कि यार और तो क्या करें, अब टाइम बच गया 2 मिनट, फिर मैं कर दूंगा इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है, खाली बैठने से अच्छा, कैलकुलेशन से डरने की क्या बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर और क्वेश्चन बचे हैं, पेपर बचा है, मैं इसको नहीं करूंगा। उस केस में मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैं एट द मैक्स ऑप्शन ए इसका वो लगाऊंगा आंसर, ठीक है, अगर मैं यहां तक पहुंच गया हूं तो। और यहां तक भी मैं फर्स्ट राउंड में नहीं पहुंचूंगा, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के अंदर ये वाली कैलकुलेशन मैं करूंगा, ठीक है। और अगर नन ऑफ दीज नहीं हुआ, फिर तो यहां तक पहुंचने का मतलब आंसर आ गया, फिर तो ऑप्शन ए टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर आपको एक चीज सीखने को मिली कि डाटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है अंडरस्टैंड करने को, लेकिन फिर भी उसने पूछा क्या है, उसने क्या पूछ लिया उसके ऊपर डिपेंड करता है हम स्किप करेंगे कि नहीं। तो डीआई के इस तरह के क्वेश्चन मत ढूंढो कि मुझे कॉम्प्लेक्स डाटा वाले दो, हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन भी इससे ऊपर करवाए हैं जिसमें डाटा थोड़ा सा बढ़िया है, समझने में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया जा सकता है। तो सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन के पीछे मत भागो जो इलॉजिकली कैलकुलेटिव हैं, लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करो, ठीक है, उससे एग्जाम क्लियर होएगा। अब ये देखो जरा एक बार, हु स्पेंड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑन शॉपिंग, कौन सा बंदा शॉपिंग पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो देखो भाई, रवि शॉपिंग पर कितना खर्च करता है, इतना। सतीश शॉपिंग पर कितना खर्च करता है, इतना। अब ये नहीं है कि आप हर एक का शॉपिंग अमाउंट निकालोगे, इसने क्या पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम कंपैरिजन कर पाए तो देखते हैं। तो देखो हमें सबसे ज्यादा वाला दिखना है, एक भी बंदा किसी दूसरे से कम हुआ वो तो सबसे ज्यादा हो नहीं सकता, सबसे ज्यादा वाला देखेंगे, ठीक है। तो चलो भाई इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हैं। रवि की इनकम 2.05 लाख है और उसका 14.6% वो स्पेंड करता है। सतीश की इनकम रवि की इनकम से ज्यादा है और वो उसका ज्यादा परसेंट, देखो छोटी वैल्यू का कम परसेंट बड़ा होगा या बड़ी वैल्यू का ज्यादा परसेंट, तो डेफिनेटली सतीश का 15.7 इस ऊपर वाले से बड़ा होगा। तो हमें यह नहीं पता कि सतीश की इनकम मैक्सिमम है कि नहीं, लेकिन ये पता है कि रवि की इनकम मैक्सिमम नहीं है, ठीक है मेरे भाई, कि रवि की तो नहीं है, रवि से ज्यादा एक बंदा है। अब आगे अरुण की देखते हैं। तो मतलब किसी से भी कंपेयर करेंगे, कोई भी एक भी बंदा किसी दूसरे से भी, किसी की भी इनकम से कम हो गई मतलब वो मैक्सिमम नहीं है। हमने सबसे बड़े वाला राजा देखना है जिसका खर्चा शॉपिंग पर सबसे ज्यादा हो। तो अरुण की तनख्वाह है 1.95 और यहाँ पर इसकी शॉपिंग 16.6, तो तनख्वाह कम है लेकिन परसेंटेज ज्यादा है, तो कह नहीं सकते भाई यहाँ पर क्या होएगा मामला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। विलास की जो तनख्वाह है वो इससे कम है और जो शॉपिंग परसेंटेज है वो भी इससे कम है सतीश से, तो ये भी नहीं है मैक्सिमम, एटलीस्ट इतना हम श्योर हैं। देन आरिफ जो है, आरिफ की इनकम भी सतीश से कम है और ऊपर से परसेंटेज भी इससे कम है, तो मतलब ये मैक्सिमम तो नहीं है, इससे बड़े और भी दिग्गज अवेलेबल हैं। देन सुरेश की इनकम तो भाई इससे कम है, लेकिन जो परसेंटेज है वो इन दोनों से ज़्यादा है, तो हम इसको कहीं से भी कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास 3 बंदे बच गए हैं, सतीश, अरुण और सुरेश, जिनमें हम देख सकते हैं कि भाई
मतलब किसकी इनकम ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ कंपेयर करना है, तो एग्जैक्ट परसेंटेज निकालने की जरूरत, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जस्ट कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप यहाँ पर 15.7% मत निकालो, सिर्फ 15% निकाल लो। तो सिर्फ 15% तो निकाल सकते हो ना इसका इजीली, 15 से गुणा ही करना है। 2.25 लाख का 1% क्या होगा? 2.25 के। तो इसको मैं 15 से गुणा कर रहा हूँ, तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 और 33.75 इतने हजार। और एक और बात ध्यान में रखो, इसका मैंने 15% तो निकाल लिया, लेकिन 0.7% और निकालना है। जस्ट ध्यान में रखो, याद तो है ही कि भाई इसका 0.7 हमने ड्रॉप किया है। अब अरुण का देखते हैं। अरुण ने खर्च किया है 16%, 16.6। तो इसका 16% देखते हैं। 16 पंजे 80, 16 निम 144 और 8 152, 16 और 15 31, 31.12। अब आप इनकी अप्रोक्सीमेशन भी देख लो, जो चीज आपने कैलकुलेट नहीं की है ना वो भी देख लो। देखो 0.7% यहां पर हमने कैलकुलेट करना था, किसका? 2.25 का। एक बड़ी वैल्यू है 2.25, किसके कंपैरिजन में? 1.95 के कंपैरिजन में। और 1.95 का सिर्फ 0.6% कैलकुलेट करना था। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें तो वैसे भी जो अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है वो इससे बड़ा होना था। मतलब जो अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है वो भी जोड़ोगे तो वो इससे बड़ा ही होएगा, और ये पहले ही ऑलरेडी इससे बड़ी है। तो डेफिनेटली हमें पता लग गया कि अरुण की जो भाई खर्च है, जो स्पेंडिंग है शॉपिंग के ऊपर, वो तो 37 से ज़्यादा नहीं है। अब सिर्फ एक सुरेश बचा है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका भी सिर्फ 18% देखेंगे। तो 18 0 0, 18 7 126, 12 18 और 12 30। क्लियर है? तो यहाँ पर कितना हो गया भाई? यहाँ पर हो गया 30.60। ये ठीक कैलकुलेट किया ना? एक बार मैं फिर से देख लो। 18 7 126, 12 18 और 12 30। हाँ जी ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी मैंने जो छोड़ा है वो 0.6 छोड़ा है। और कभी कभी भाई कैलकुलेशन में मान लो मेरे से 1-2 ऊपर नीचे हो जाए तो डो नॉट वरी, बिकॉज मैं एक फ्लो में कर रहा हूँ इनको, तो कभी कभी थोड़ा मोटा, और साथ साथ में बोल रहा हूँ। मेन बात क्या है कि मेरी कंसंट्रेशन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पर नहीं है, ठीक है? मतलब साथ साथ में समझाना है। मेन जो फोकस है वो समझाने पर है, मेन फोकस सॉल्विंग पर नहीं है। क्वेश्चन सॉल्विंग से कुछ नहीं होता, ठीक है? आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो अब देखो, तो यहाँ पर मैंने 0.6% नहीं निकाला 1.70 का, और ऊपर यहाँ पर बेचारे सतीश के केस में 0.7 नहीं निकाला इसका। तो ऊपर अगर मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन करूंगा तो 0.7% इसका रहता है बड़ी वैल्यू का, यहाँ पर 0.6% छोटी वैल्यू का। तो अप्रोक्सीमेशन में यही जीतेगा, जो बची खुची वैल्यू है वो भी इसी की बड़ी है, और वैसे भी फिलहाल भी यही बड़ा है। तो सीधी सीधी बात है, सबसे ज्यादा खर्चा किसने किया है शॉपिंग पर? सतीश ने किया है। तो यहां से सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करना मत सीखो, वही तो गड़बड़ होती है। आपके सामने एक सिचुएशन आई है कि अच्छा इस तरीके से भी परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेशन ऐसे भी कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को आपको सीख के जाना है इस क्वेश्चन से। अब एक बार ये और बताओ जरा, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रवि ऑन ईटिंग आउट एंड वाचिंग मूवीज टुगेदर? तो देखो, रवि ने जो टोटल अमाउंट स्पेंड किया है ईटिंग आउट पर और वाचिंग मूवीज पर, उसका और एक और चीज का रेशियो निकालना है, एंड टू द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय अरुण ऑन द सेम। मतलब कि रवि ने जो ईटिंग आउट और वाचिंग मूवीज पर जो पैसे खर्चे हैं उसका, और अरुण ने जो ईटिंग आउट और वाचिंग मूवीज पर जो पैसे खर्चे हैं, इन दोनों का रेशियो हमने बताना है। तो हमने सिर्फ रेशियो बताना है, तो हम एग्जैक्टली वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम बिना वैल्यू निकाले कैलकुलेशन के बीच में से इनका रेशियो निकाल पाए तो बढ़िया बात रहेगी। तो देखो जरा, तो देखो रवि ने जो है वो 21.8% ईटिंग आउट पर खर्च किया। किसका 21.8%? 2.05 का। वाचिंग मूवीज पर कितना खर्च किया? 20.4%। किसका 20.4%? 2.05 लाख का। मतलब कि इस चीज का अलग अलग परसेंटेज है। जब सेम चीज का परसेंटेज है तो हम जोड़ सकते हैं ना इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ते हैं भाई। 21 और 20 41, 8 और 4 12, 1.2, 41 और 1.2 मतलब 42.2। 42.2% इसने टोटल इन दोनों चीजों पर खर्च दिया। किस चीज का? 42.2, 2.05 लाख का। ठीक है, तो भाई 42.2 इंटू 2.05। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, एक्चुअल नहीं निकाल रहा, सिर्फ कंपेयर करना है, सिर्फ रेशियो निकालना है। ऐसे भी लिख लेंगे, नीचे वाले को भी ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है,
अब जो अरुण है उसने ईटिंग आउट पर इतना खर्चा किया है, वॉचिंग मूवीज पर इतना खर्चा किया है, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया वो एक बार देख लेते हैं। 18 और 14 32, 32.8, ये हो गया 32.8। 32.8% ऑफ 1.95, तो 32.8 इंटू 1.95 पॉइंट्स को हटा देते हैं, सब में पॉइंट्स आ रहे हैं। 5 दिख रहा है, मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 9 45, और ये देखो 41 का 8 गुना है, ये 41 8 है। उसके बाद ये 8 से नहीं कैंसिल आउट हो रहा, 4 से भी नहीं, 2 से, तो 2 चौके 8, 2 1 1, तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 211 और नीचे क्या आया 120 और 36 156, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 2:1:156। क्लियर है? एक बार ये ट्राई करो जरा। अमाउंट स्पेंड बाय सुरेश ऑन हेल्थ, तो सुरेश ने हेल्थ पर कितना अमाउंट स्पेंड किया है? सुरेश ने स्पेंड किया है 1.70 लाख का, 18.2%। ठीक है भाई, ये उसकी इनकम है, ये उसका हेल्थ पर स्पेंडिंग है। तो अमाउंट स्पेंड बाय सुरेश ऑन हेल्थ इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल दी मैन टुगेदर ऑन हेल्थ। सारे बंदों ने हेल्थ पर जितना खर्चा किया, इसका क्या मतलब है, हम निकालेंगे कि भाई सुरेश ने हेल्थ पर कितना खर्चा किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से निकल आएगा। ठीक है, सिर्फ 18% निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो सुरेश का हेल्थ पर खर्चा हो गया। फिर उसके बाद हम रवि का निकालेंगे, इसका इतना परसेंट, फिर सतीश का निकालेंगे, इसका इतना परसेंट, फिर अरुण का निकालेंगे, इसका इतना परसेंट, ये तो इतनी सारी कैलकुलेशन होगी। मान लो हम इतनी सारी कैलकुलेशन कर भी लें अप्रोक्सीमेशन से, इसमें टाइम लगेगा लेकिन मान लो हम कर भी लें देन उसके बाद यहाँ पर अमाउंट स्पेंड बाय ऑल दी मैन ऑन हेल्थ, ये हम नीचे लिखें, और अब हम बताने की कोशिश करें कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का कितने परसेंटेज है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक राउंडेड ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, देखो उसका मैं मतलब बता दूं एक बार आपको, कि आप 3 डिजिट तक निकालो, जैसे 5.287, 3 डिजिट तक कैलकुलेशन करो, और अगर ये तीसरा डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको आप लिख दो 5.29, इस वाले डिजिट को एक बढ़ा कर लिख दो। लेकिन अगर ये नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा नहीं है, ऐसे है 5.283, तो आप इसको लिख दो 5.28। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राउंडेड ऑफ करना, राउंडेड ऑफ टू अप टू 2 डिजिट्स, मतलब हमें 3 डिजिट तक निकालना पड़ेगा। तो भाई 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है पता है, कि हमें अप्रोक्सीमेट नहीं करना है, हमें एग्जैक्ट निकालना है, 3 डिजिट तक एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। अब जरा दिमाग को दौड़ाओ कि सुरेश ने हेल्थ पर कितना खर्चा किया, वो निकालेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद रवि ने एग्जैक्ट कितना खर्चा किया वो निकालेंगे, उसके बाद सतीश ने एग्जैक्ट कितना खर्चा किया वो निकालेंगे। अगर एग्जामिनर मेरे से ये भी पूछ लेता कि इन 3 लोगों ने एग्जैक्ट हेल्थ पर कितना खर्चा किया, इनका सम बताओ, तो भी मैं फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में नहीं करता, थर्ड राउंड में कर रहा। लेकिन यहाँ पर इसने 6 के 6 लोगों का एग्जैक्ट हेल्थ पर खर्चा पूछ लिया, और उसके बाद ये भी पूछ लिया कि ऊपर वाली जो वैल्यू है नीचे वाली का कितने परसेंट है, वो भी राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक। तो ये सरासर ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी तरह के एग्जाम के अंदर आपको नहीं करना चाहिए, और ये एक्चुअल बैंक क्वेश्चन है, बैंक का एक सेट मैंने ये उठाया था। ठीक है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को हम करेंगे, कौन से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। और यहाँ पर इसका आंसर तो मेरा यहाँ पर भी निकालने का दिल नहीं कर रहा, अगर आपको करना है देन आप कर सकते हो। ठीक है, ये कोई ये नहीं है कि एक बार करके तो देख ले, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो उसको हम नहीं करेंगे एग्जाम में। इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम खराब कर दें, इसके ऊपर 5 मिनट लगा दें हम। इस एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट लगाएंगे, तब तक दूसरे 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम, जो नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनकी आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये बताओ अब जरा, per annum income of Arif is approximately what percent of total per annum income of all the men together, कि आरिफ की जो पर एनम इनकम है वो सारे बंदों की इनकम के कंपैरिजन में कितने परसेंट है। हाँ, ये निकाल सकते हैं, तो इसका इतना निकालो, इसका इतना निकालो, इसका इतना निकालो। उससे बढ़िया इन्होंने क्या पूछा कि आरिफ की जो पर एनम इनकम है वो सारे लोगों की पर एनम इनकम का कितने परसेंट है। तो आरिफ की इनकम है भाई 1.75 लाख, और सारे लोगों की कितनी इनकम है वो अभी ऐड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसको और इसको ऐड करो, क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू मिल गई है तो उनका फ़ायदा उठाओ, नहीं मिलती तो हम कन्वेंशनल वे से ऐड करते।
इसको और इसको क्यों ऐड करना है कि इस 5 को अगर मैं इसको दे दूं तो ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गए, ये दोनों मिलाकर बन गए 4। ठीक है, इसको और इसको ऐड करो, इन दोनों से भी एक क्या बन गया, इन दोनों से भी एक बन गया 4, यहां पर एक 2 है, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और ये 11.70, तो ये हो गई भाई सबकी इनकम। तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का कितने परसेंट है हमने ये निकालना है, तो ये गया, या तो आप इंटू 100 कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर वैसे अप्रोक्सीमेट कर लो। ठीक है, मैं वैसे अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं। तो नीचे वाली वैल्यू का 10% कितना है, नीचे वाली वैल्यू का 10% है 11.7। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूं कि नीचे वाली वैल्यू का 10% उसके अंदर कितनी बार आएगा 11.7 नहीं, सॉरी, ये तो 1% लिख दिया, 117, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगाना ना, तो इसका 10% है 117, तो 117 इसके अंदर कितनी बार आएगा, तो देखो भाई 11 से भाग करके देखता हूं मैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, सिर्फ एक बार आएगा, 117 उसके अंदर सिर्फ एक बार आएगा। उसके बाद और एक्स्ट्रा कितना बच जाता है, तो देखो 15, मतलब 117 तक हम पहुंच गए हैं, 175 तक पहुंचने के लिए और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो देख रहा हूं, 15 में से 7 गए 8 और 6 में से 1 गए 5, 58% का डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 58% का जो डिस्टेंस है ये परसेंटेज में कितना है वो देख लेते हैं। तो देखो इस वैल्यू का 1% है 11.7, तो इसको 11.7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो 5 पर जाएगा, 11 5 55, 11.7 से करोगे क्योंकि 11.7 थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, या फिर ये मान लो 12, देखो 11 से करोगे तो 5 पर जा रहा था, 11 5 55, अब 11.7 है, 12 से करोगे तो 12 5 60 से थोड़ा सा कम, मतलब 5 से थोड़ा सा कम, तो कुल मिलाकर ये 5 के आसपास ही होएगा, तो कुल मिलाकर ये 5% के आसपास ही है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है 10% प्लस 5%, कुल मिलाकर 115% के बराबर है। सॉरी 115 कहाँ बोल गया, 10% प्लस 5%, 15% के लगभग है, और यही हमने बताना है। आंसर क्या है, ऑप्शन ई, बिकॉज इन्होंने अप्रोक्सीमेटली पूछा है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अब मैं आपको मिलता हूं एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन में। अब आपने करना क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं देखने हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारी आपने करनी है इसके बाद। ठीक है, खुद कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो वो खुद ही करना है। जब आपको ये लगे कि भाई अब तो ये निकल ही नहीं रहा, तब जाकर आपने उस एक्सरसाइज की वीडियो को डाउनलोड करना है और फिर उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है।